हेलो बच्चों, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आई होप आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की सारी केस स्टडीज बना ली हैं, जितनी भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कराई थी। साथ साथ में आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करते जा रहे हो, कीवर्ड्स की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते जा रहे हो। अब आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज। देखो ये केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन केस स्टडीज के अंदर मैंने आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो बैक एक्सरसाइज में केस स्टडीज गिवन है वो केस स्टडीज भी कवर करी हैं। इस तरह की केस स्टडीज एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो इन केस स्टडीज की अच्छे से प्रैक्टिस करना। सबसे पहले अगर ये दोनों चैप्टर्स नहीं पढ़े, इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से वन शॉट से प्रिपेयर कर लो, देन इन केस स्टडीज पर आना, केस स्टडीज खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। शुरू करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा। सबसे पहले आपको केस स्टडी नहीं पढ़नी, आपको देखना है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फीचर ऑफ द कंसेप्ट डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। देखो ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर एक कंसेप्ट की बात करी गई है। सबसे पहले तो आपको वो कंसेप्ट आइडेंटिफाई करना है। कंसेप्ट आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके बाद में उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक फीचर गिवन है, आपको वो फीचर भी आइडेंटिफाई करना है। दो चीजें हो गई, कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना, उसका फीचर बताना है। ऑल्सो स्टेट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ऊपर जिस कॉन्सेप्ट की बात करी गई है आपको उसकी 4 इंपॉर्टेंस भी लिखनी है। पढ़ के देखते हैं। कोनार्क लिमिटेड is an electronic goods manufacturing enterprise situated in Shivpuri, Madhya Pradesh. It is earning a very low revenue in comparison to a competing electronic goods manufacturing enterprise Nova Limited situated in Mumbai. क्या कहता है? कोनार्क लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है मध्य प्रदेश के अंदर। कोनार्क लिमिटेड का जो रेवेन्यू है वो काफी कम है, किसके कंपैरिजन में? एक और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है नोवा लिमिटेड, इसके कंपैरिजन के अंदर। दोनों अलग अलग जगह है। कोनार्क लिमिटेड मध्य प्रदेश में है, नोवा लिमिटेड मुंबई के अंदर है। कोनार्क का रेवेन्यू नोवा से कम है। बोथ कोनार्क एंड नोवास ऑपरेशंस आर अफेक्टेड डायरेक्टली बाय द इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स। देखो दोनों के जो बिजनेस है वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं इनके खुद के इन्वेस्टर्स की वजह से, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स की वजह से, कि कभी सप्लायर ने टाइम पर रॉ मटेरियल नहीं भेजा तो हो सकता है जिसका रॉ मटेरियल नहीं आया उसका प्रोडक्शन की जो साइकिल है वो धीमी पड़ जाए, प्रोडक्शन कम हो। विच आर यूनिक टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस। दोनों के अलग अलग इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स हैं अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। In addition to this, individual firms of this field are affected indirectly by the factors like money supply in the economy, composition of the families and technological changes. उसके अलावा इस फील्ड के अंदर जो अलग अलग इंडिविजुअल फर्म्स हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के अंदर जो अलग अलग फर्म्स हैं वो इनडायरेक्टली भी अफेक्ट होती हैं बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, कि देश में मनी सप्लाई कैसी है, फैमिली का कॉम्पोजिशन, मेल्स ज़्यादा है, फीमेल्स ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। तो इस पूरी केस स्टडी को देखकर हमें समझ में आता है यहाँ पर किस कॉन्सेप्ट की बात करी गई है। यहाँ पर बात करी गई है बिजनेस एनवायरनमेंट की। किसकी बात करी गई है? बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें आ गई, कॉम्पिटिटर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स वगैरह जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट। अब अगर कभी भी केस स्टडी के अंदर आपको डायरेक्टली दिखता है और इनडायरेक्टली दिखता है, इसका मतलब ये बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर है? दिस इज नोन एज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देखो वो सारी चीजें जो किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, ये आते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर। वहीं वो सारी चीजें जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, जैसे देश में मनी सप्लाई कैसी है, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिलीज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, वो सब हमारा आ जाता है जनरल फोर्सेस के अंदर। तो कॉन्सेप्ट हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन से फीचर की बात करी गई है? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस की। अब बी पार्ट में पूछता है कि इसकी हमें 4 इंपॉर्टेंस भी बतानी है कि बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी 4 इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हो। पहला है कि अगर हम बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे सामने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है और हम उन अपॉर्चुनिटीज का फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। दूसरा, बिजनेस एनवायरनमेंट से हमें थ्रेट्स का भी पता चलता है कि हमारे रास्ते में कौन कौन से थ्रेट्स आ सकते हैं और ये सारे थ्रेट्स अर्ली वार्निंग सिग्नल्स का काम करते हैं। तीसरा, बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एनवायरनमेंट में क्या क्या रैपिड चेंजेस आ रहे हैं और हम उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, अपने आप को उन चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। और फोर्थ हो गया, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ के हम जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर उसके अकॉर्डिंग ही हम पॉलिसीज बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही
हम बिजनेस की सक्सेस से रिलेटेड क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो समझ में आ गया, अपॉर्चुनिटीज का पता चलता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, थ्रेट्स का पता चलता है, ये थ्रेट्स अर्ली वार्निंग सिग्नल्स का काम करते हैं, रैपिड चेंजेस का पता चलता है, हम उनके टूवर्ड्स उनको दिमाग में रखते हुए अपने आप को एडजस्ट करते हैं और इन चेंजेस के अकॉर्डिंग ही प्लानिंग करते हैं हम और पॉलिसीज बनाते हैं। समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन करना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद में आपको केस स्टडी पर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिलेक्ट द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड अबव। ऊपर बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से डायमेंशन की बात करी गई है, तो देखो हमारे पास में 5 डायमेंशन है। कौन कौन से, एक होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एक होता है सोशल एनवायरनमेंट, एक होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एक होता है लीगल एनवायरनमेंट और एक होता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ऊपर कौन से एनवायरनमेंट की बात करी गई है, आफ्टर कंप्लीटिंग हर MBA रितु टुक अप अ जॉब विद अ मल्टीनेशनल कंपनी नेम्ड स्ट्राइव। अपना MBA कंप्लीट करने के बाद में रितु जो है वो स्ट्राइव नाम की कंपनी के साथ में काम करने लगती है, विच इज अ मल्टीनेशनल कंपनी। द कंपनी पेड गुड सैलरीज एंड पर्क्स टू इट्स एम्प्लॉइज। कंपनी अपने एम्प्लॉइज को अच्छी सैलरी और पर्क्स देती है, अदर बेनिफिट्स देती है। द वेजेस वर विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी जो वेजेस पे कर रही है वो भी कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंदर है। दैट प्रोवाइडेड द एम्प्लॉइज विद अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि एम्प्लॉइज एक अच्छा रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सकते हैं। द कंपनी ऑल्सो हैड अ गुड वर्क कल्चर भी अच्छा है। एंड द बिहेवियर ऑफ सुपीरियर्स वर ऑल्सो वेरी गुड टूवर्ड्स देयर सबॉर्डिनेट्स। और जितने भी जो बॉसेज हैं, सुपीरियर्स हैं, उनका अपने सबॉर्डिनेट्स के टूवर्ड्स बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। रितु वॉज हैप्पी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। रितु खुश भी है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स शी डिड नॉट हैव टाइम टू कुक हर मील्स, शी हैड टू डिपेंड अपॉन आउटसाइड फूड विच वॉज डिट्रियोरेटिंग हर हेल्थ। लेकिन कंपनी के लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, 8-8, 9-9 घंटे की नौकरी है, जिसकी वजह से रितु अपनी खुद की मील्स, अपना खाना खुद नहीं बना पाती, उसे आउटसाइड फूड पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ इस चीज की वजह से डाउन जा रही है। She observed that this problem was faced by many of her colleagues, not only in her company but also in many other companies. वो देखती है कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ मैं ही फेस नहीं कर रही, मेरे कोलीग्स भी फेस कर रहे हैं और दूसरी कंपनीज में भी जो कलीग्स जो लोग हैं वो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दिस वॉज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन, क्योंकि आज के टाइम पर नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन इंक्रीज होने लग गई हैं, यानी कि जो फीमेल्स हैं, विमेन है, उनका भी वर्कफोर्स में जो शेयर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। फीमेल्स भी आजकल ऑफिसेज जाती हैं, तो जो हाइजीनिक होम कुक्ड फूड है उसकी अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। शी आइडेंटिफाइड दिस एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, उसे ये एक अपॉर्चुनिटी लगी और उसने सोचा कि यार अब मैं मेरी जॉब छोड़ूंगी और मैं लोगों को, जो भी ऑफिस गोअर्स हैं, उन्हें होम कुक्ड पैक्ड फूड अवेलेबल करवाऊंगी, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। तो यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से डायमेंशन की बात करी गई है, देखो जब हैबिट्स की बात करी जाती है, जब हम कल्चर की बात करते हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं, या फिर हम किसी फेस्टिव की बात करते हैं, फेस्टिवल सीजन की, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है वर्कफोर्स के अंदर, औरतें भी काम करती हैं, तो ये किसके अंदर आएगा, हमारा सोशल एनवायरनमेंट में। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगेन बिजनेस एनवायरनमेंट के अलग अलग डायमेंशंस की यहाँ पर हमें बात करनी है और साथ में लाइंस भी हमें कोट करनी है। द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू बैन पॉलिथीन बैग्स, ये तो देखते ही समझ में आ रहा है कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर किसके अंदर आता है हमारा, ये हमारा आ जाता है लीगल एनवायरनमेंट। लाइंस आपने कोट कर दी। These bags create many environmental problems which affect the life of people. इन बैग्स की वजह से environmental problems हो रही हैं, लोगों की लाइफ अफेक्ट हो रही है। Society at large is more concerned about the quality of life, और जो आज की सोसाइटी है वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है। तो दोनों बातें एनवायरमेंट और सोसाइटी से रिलेटेड हो रही है। ऊपर वाली लाइन भी कोट करनी है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, लोगों को अफेक्ट कर रही है। नीचे वाली लाइन भी सोसाइटी से रिलेटेड है। तो ये कौन सा डायमेंशन हो गया, ये हो गया हमारा सोशल एनवायरनमेंट। समझ में आया। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव अ सब्सिडी टू द जूट इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू प्रमोट दिस बिजनेस। सरकार ने सोचा पॉलीथीन बैग्स हम बैन करते हैं और जो जूट इंडस्ट्रीज हैं हम उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे ताकि जूट के बैग्स बनाए जा सके। तो यहाँ पर सरकार जो है वो एक पर्टिकुलर बिजनेस को, जूट बिजनेस को फेवर कर रही है। तो जब हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर सरकार एक पर्टिकुलर बिजनेस को फेवर करती है, वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। पढ़ा था ना, सरकार का एक पर्टिकुलर बिजनेस के टूवर्ड्स एटीट्यूड कैसा है, दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप टू मैन्युफैक्चर जूट बैग्स एट लो रेट्स। इनोवेटिव टेक्निक्स की बात आ गई तो देखते ही समझ में आ रहा है ये कौन सा एनवायरनमेंट है हमारा, ये है हमारा टेक्नोलॉजिकल
टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। जब यहाँ पर इनोवेटिव टेक्निक्स डेवलप करी जा रही हैं ताकि जूट बैग्स बनाए जा सकें, वो भी सस्ते के अंदर। इनकम्स आर राइजिंग एंड पीपल कैन अफोर्ड टू बाय दीज बैग्स। लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, लोग इन बैग्स को अफोर्ड कर सकते हैं। तो इनकम से रिलेटेड कोई भी बात आ गई, मतलब ये कौन सा एनवायरमेंट में आ गया हमारा, ये हमारा आ गया इकोनॉमिक एनवायरमेंट के अंदर। तो इस तरह से आपके दिमाग में डायमेंशंस होने चाहिए और लाइंस कोड कर करके आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से डायमेंशन की बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस स्टडी। ऊपर वाली केस स्टडी के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस की बात करी गई है, एक से ज्यादा हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करने, एक्सप्लेन भी करने। एक्सप्लेन आप खुद करते रहना। विद चेंजेस इन द कंजम्पशन हैबिट ऑफ पीपल। अब देखते ही समझ में आ रहा है लोगों की कंजम्पशन हैबिट चेंज हो रही है। तो जब हम लोगों की हैबिट्स की बात करते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात करते हैं, वो किस में आ जाता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। विष्णु हु वाज रनिंग अ स्वीट शॉप, जो विष्णु स्वीट शॉप चलाते थे, वो चॉकलेट बिजनेस पर शिफ्ट कर गए हैं। ऑन द ईव ऑफ दिवाली ही ऑफर्ड चॉकलेट्स इन अट्रैक्टिव पैकेजिंग। दिवाली के उत्सव पर इन्होंने चॉकलेट सप्लाई करी है, वो भी अट्रैक्टिव पैकेजिंग के अंदर, रीजनेबल प्राइजेस पर। तो जब हम लोगों की कंजम्पशन हैबिट्स की बात करते हैं, किसी फेस्टिवल की बात करते हैं, वो किस में आता है, सोशल एनवायरनमेंट में। पहला करेक्ट हो गया। एक्सप्लेन भी आप लोगों को करना है। He anticipated huge demand and created a website chocohojai.com for taking orders online. उन्होंने देखा यार मेरे प्रोडक्ट की तो बहुत डिमांड होगी, तो उन्होंने अपनी एक वेबसाइट भी क्रिएट कर दी जिसका नाम है chocohojai.com। तो यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चेंज कर रहे हैं, इंटरनेट वगैरह का यूज कर रहे हैं। ये हमारा किस में आएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। किस में आएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बहुत सारे ऑर्डर्स इन्हें मिले और इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। तो समझ में आ गया किस तरह से हमें लिखना है। लोगों की हैबिट, सोशल एनवायरनमेंट, फेस्टिवल, सोशल एनवायरनमेंट। अगर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन कुछ भी हो रहा है, वो किस में आएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 3 चीजें पूछी गई हैं, बड़ा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कॉम्पोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ऊपर बताना है हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से कंपोनेंट की बात करी गई है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट या फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। कौन से एनवायरनमेंट की बात करी गई है। स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स की बात करी गई है एज डिस्कस्ड बाय प्रोफेसर मेहता विद नमन एंड गोविंद। प्रोफेसर मेहता जो है वो नमन और गोविंद के साथ में बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर 2 फीचर्स बताने हैं। और स्टेट एनी 2 इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज स्टेटेड बाय प्रोफेसर मेहता, जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट की 2 इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस भी बता रहे हैं, हमें वो भी यहाँ पर बतानी है। देखो पढ़ के देखते हैं। Naman and Govind, after finishing their graduation under vocational stream, decided to start their own travel agency which will book rail tickets and air tickets on commission basis. They also thought of providing tickets within 10 minutes through the use of internet. अब ये देखते ही समझ में आ रहा है इनका काम क्या है, ये क्या काम करने लगेंगे। ये रेल टिकट्स और एयर टिकट्स बुक करेंगे, कमीशन लेंगे, और ये सारा काम, ये जो टिकट्स बुक करने का काम है, ये 10 मिनट के अंदर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सोशल भी नहीं है, इकोनॉमिक भी नहीं है, पॉलिटिकल भी नहीं है, लीगल भी नहीं है। ये कौन सा एनवायरनमेंट है हमारा, ये हमारा आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि इंटरनेट का यूज हो रहा है, कुछ ना कुछ वो इनोवेटिव करने वाले हैं। दे डिस्कस्ड द आइडिया विद देयर प्रोफेसर मिस्टर मेहता। अपने प्रोफेसर मिस्टर मेहता के साथ में वो आइडिया डिस्कस करते हैं। who liked the idea and suggested them to first analyze the business environment, which consists of investors, competitors, and other forces like social, political, etc. that may affect their business directly or indirectly. ये मैंने पहले भी बताया था। मिस्टर मेहता इनके आइडिया को अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं कि सबसे पहले तुम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करो, समझो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जो तुम्हारी परफॉर्मेंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। अब पीछे भी बताया था, जब हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली की बात करते हैं तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर हो गया, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। क्यों हो गया, वो सारी चीजें जो किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करती हैं डायरेक्टली, वो स्पेसिफिक फोर्सेस, जो उस इंडस्ट्री की सारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगी इनडायरेक्टली, वो कौन से हो गए हमारे
जनरल फोर्सेस। पहला हो गया। He further told them about the technological improvement and shift in consumer preferences that were taking place, and hence they should be aware of the environmental trends and changes which may hinder the business performance। मिस्टर मेहता साहब ने ये भी कहते हैं कि आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी में चेंज आता रहता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस बदलती जाती हैं, तुम्हें पता होना चाहिए एनवायरनमेंट में क्या फैशन, क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम अपने बिजनेस में चेंजेस लेकर आओ, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा होता है, डायनामिक इन नेचर, क्योंकि बिजनेस का एनवायरनमेंट कंटिन्यू क्या होता रहता है, बदलता रहता है। टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गए, कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो चुकी हैं, ट्रेंड फैशन में चेंज आ गया, तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर। समझ में आया? He emphasized on making plans keeping in mind the threat possessed by the competitor। अब ये कहते हैं आगे कि तुम्हें दिमाग में रखना है कि जो कॉम्पिटिटर है वो तुम्हारे लिए थ्रेट का काम करेगा, तो तुम्हें उससे बच के रहना है। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, तो इंपॉर्टेंस हो गई ना ये, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड गेटिंग एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस हो जाएगी कि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं तो हमें थ्रेट्स का पता चलता है, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स, और ये थ्रेट्स हमारे लिए किसका काम करते हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ये थ्रेट हमारे लिए काम करते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल्स का। एक और हमें लिखनी है, दिस अलाइनमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन विद बिजनेस एनवायरनमेंट विल रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस। वो कहते हैं अगर तुम अपना ये जो बिजनेस के ऑपरेशंस है, काम है, इन्हें बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होंगी। तो हम लिख सकते हैं आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर एनवायरनमेंट को देखते जाएंगे तो हमें अपॉर्चुनिटीज का पता चलेगा, और ये अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए किसका काम करेंगी, हम कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। पढ़ा था ना, अगर हम अपॉर्चुनिटीज का पता चल जाएगा तो ये अपॉर्चुनिटीज से हम लोग फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं, सबसे पहले उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं, तो इसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी, इंप्रूव होगी। समझ में आया? तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, दो हमारे फीचर्स बिजनेस एनवायरनमेंट के कि डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, कंटिन्यूअसली चेंजेस आते रहते हैं, डायनेमिक इन नेचर। दो इंपॉर्टेंस हमने लिख दी कि थ्रेट्स का पता चलता है जो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स का काम करते हैं, अपॉर्चुनिटीज का पता चलता है जिससे हम उन अपॉर्चुनिटीज का क्या ले सकते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में चैप्टर नंबर 4 की इंपॉर्टेंट केस स्टडीज। अच्छा देखो, आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे बच्चे कमेंट्स के अंदर बोल रहे हैं मैम बिजनेस स्टडीज के नोट्स प्रोवाइड कर दो। तो बच्चा बीएसटी के सारे नोट्स मैंने मेरी ऐप पर अपलोड कर दिए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, आप प्ले स्टोर से लिंक की हेल्प से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको ऊपर इस तरह से 3 लाइन्स दिखेंगी, 3 लाइन्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज फ्री मटीरियल। फ्री मटीरियल में जब आप जाओगे तो आपको बीएसटी के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 1 से 12th तक के लेकर, और ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐप से आप सारे नोट्स बहुत आराम से एक्सेस कर सकते हो। इस तरह से आप नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हो। और मैंने बीएसटी के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट और बना दी है एग्जाम्स के लिए रिविजन करके, वहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। पूरे पार्ट 1 का 1 शॉट मिल जाएगा, पूरे पार्ट 2 का आपको 1 शॉट मिल जाएगा, वहां पर आपको सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, वहां पर आपको हर चैप्टर की केस स्टडीज मिलती जाएंगी। तो आप आराम से इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। करें शुरू चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग की हम लोग केस स्टडीज। हमें पूछा है द अबव सिचुएशन इज इंडिकेटिंग 2 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ऊपर प्लानिंग की 2 लिमिटेशंस की बात करी गई है जिसकी वजह से सेल्स गिरती जा रही हैं, वो 2 लिमिटेशंस हमें बतानी है। पहली बात, आप लिमिटेशंस मैनेजमेंट के किसी फंक्शन की करो या ना करो, प्लानिंग की लिमिटेशंस आपको जरूर करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही क्या बनता है, प्लानिंग की हमारी लिमिटेशंस, साथ में जो प्लानिंग का प्रोसेस है वो, और उसके साथ में जो हमारे पास में एंड में टाइप्स ऑफ प्लान्स दे रखे हैं वो टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो ये चीजें इस चैप्टर से आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। शुरू करते हैं। सुपर फाइन राइस लिमिटेड हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 55% इन द मार्केट। सुपर फाइन राइस लिमिटेड का मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर है 55%। द कंपनीज पॉलिसी इज टू सेल ओनली फॉर कैश। कंपनी की पॉलिसी है कंपनी सामान कैश में ही बेचती है। In 2015, for the first time, company's number 1 position in the industry has been threatened. पहली बार 2015 के अंदर ऐसा हुआ कि कंपनी की जो नंबर 1 पोजीशन चल रही है मार्केट में, वो पोजीशन कहीं ना कहीं हिल गई, बिकॉज अदर कंपनीज स्टार्टेड सेलिंग राइस ऑन क्रेडिट ऑल्सो। क्योंकि दूसरी कंपनीज जो हैं वो राइस क्रेडिट में भी सेल करने लग गई, लेकिन सुपर फाइन राइस लिमिटेड जो है वो सिर्फ कैश में ही सेल करता है, मतलब दूसरी कंपनीज उधार में सेल करने लग गई। बट द मैनेजर्स ऑफ सुपर फाइन राइस लिमिटेड कंटिन्यू टू रिलाई ऑन इट्स प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड
टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान्स। लेकिन जो सुपर फाइन राइस लिमिटेड के मैनेजर्स हैं वो प्रीवियसली ट्राइड और टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान्स पर ही डिपेंडेंट हैं, वो नए प्लान्स नहीं बना रहे। तो यहाँ पर हमें प्लानिंग की एक लिमिटेशन पता चलती है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग हमें सक्सेस की गारंटी नहीं देती। अगर कोई प्लान हमारा पास्ट में अच्छे से काम कर गया, वो प्लान हमें पास्ट में 55% लार्जेस्ट शेयर दिला गया मार्केट में, दैट डजंट मीन कि वो सेम प्लान हमें फ्यूचर में भी सक्सेस देगा। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। विच डिडेंट वर्क बिकॉज द एनवायरमेंट इज नॉट स्टैटिक, क्योंकि बिजनेस का एनवायरमेंट स्टैटिक नहीं है, सेम नहीं है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो एक हो गया प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट। प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देता। कोई प्लान पास्ट में सक्सेसफुल हो गया, दैट डजंट मीन वो फ्यूचर में भी सक्सेसफुल होगा। और दूसरा है बिजनेस का एनवायरमेंट डायनेमिक है, कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में डायनेमिक एनवायरमेंट में प्लानिंग काम नहीं करती। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन की बात करी गई है? प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की या कंट्रोलिंग की। एंड गिव एनी वन कैरेक्टरिस्टिक। जिस फंक्शन की बात करी गई है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक भी बताना है। एंड ब्रीफली डिस्कस एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ द फंक्शन डिस्कस्ड इन द केस। और आपको जिस फंक्शन की बात करी गई है उसके 3 लिमिटेशंस भी बताने हैं। पढ़ के देखते हैं। सुहासिनी, अ होम साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज, हैज रिसेंटली डन अ कुकरी कोर्स। सुहासिनी जो ग्रेजुएशन कर चुकी है होम साइंस के अंदर, उसने कुकरी कोर्स करा, चीजें बनाने का, खाना बनाने का। शी विश्ड टू स्टार्ट हर ओन वेंचर। वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है जहां पर वो लोगों को हेल्दी फूड सप्लाई करेगी, वो भी रीजनेबल प्राइजेस पर। शी डिस्कस्ड हर आइडिया विद हर टीचर। इसने अपना आइडिया अपने टीचर के साथ में डिस्कस करा, जिसने काफी उस आइडिया को एनकरेज भी करा। After analyzing various options for starting for business venture, she shortlisted the option to sell ready-made एंड रेडी टू मेक वेजिटेबल शेक्स एंड सत्तू मिल्क शेक। अब दोनों ने बहुत दिमाग लगाया और दोनों ने 2 आइडियाज शॉर्ट लिस्ट करे कि हम एक तो रेडीमेड जो है वो मिल्क शेक्स और सत्तू मिल्क शेक बेच सकते हैं। रेडीमेड मतलब बना बनाया, कस्टमर आएगा और लेकर चले जाएगा, बस पी लेगा। वेजिटेबल शेक्स और सत्तू मिल्क शेक। और एक रेडी टू मेक मतलब ये इन मिल्क शेक्स का पाउडर देंगे जिसे कस्टमर घर जाकर बनाएगा दूध पानी में मिक्स करके, इस तरह से। फिर उन्होंने दोनों आइडियाज के प्रॉस और कॉन्स भी आइडेंटिफाई करे, जो भी शॉर्टलिस्टेड आइडियाज थे उनके। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन की बात करी गई है? अभी सारी की सारी चीजें क्या हैं, दिमाग में करी जा रही हैं। तो ये पूरा का पूरा कैसा काम हो रहा है? मेंटल काम हो रहा है। यहाँ पर क्या करी जा रही है? अभी सिर्फ प्लानिंग करी जा रही है, एक्चुअली चीजें नहीं करी जा रही, सारी चीजें दिमाग में सोची जा रही है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन की बात करी गई है? प्लानिंग की। एक कैरेक्टरिस्टिक बना दो। तो प्लानिंग के अंदर यहाँ पर डिसीजंस लिए जा रहे हैं ना, ऑप्शन सिलेक्ट करे हैं, उनके प्रॉस और कॉन्स देख रहे हैं, डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब प्लानिंग की आपको कोई भी 3 लिमिटेशंस लिखनी है, आप कुछ भी लिख सकते हो। देखो, एक तो होता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, ठीक है, प्लानिंग में बहुत टाइम खर्च होता है, तो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो सकता है। कहीं ना कहीं प्लानिंग की वजह से क्रिएटिविटी रुक जाती है। और पीछे हमने 2 देखे थे, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट या फिर प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो कोई भी 3 लिमिटेशंस लिख दो। प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती, क्रिएटिविटी रुक जाती है, ह्यूज कॉस्ट लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस, ऊपर वाले केस को देखते हुए आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स। अलग अलग तरह के प्लान्स हमें बताने हैं जो फ्लिपकार्ट ने यूज करें, और लाइंस भी आपको कोट करनी है। तो देखो, अलग अलग तरह के प्लान्स कौन से होते हैं, हम लोगों ने पढ़े थे। एक होता है ऑब्जेक्टिव, कि फर्म का मकसद क्या है, गोल क्या है। एक फर्म की पॉलिसी होती है कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ में फर्म कैसे डील करेगी। एक होती है स्ट्रैटेजी, मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज करने के लिए फर्म एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाती है, डिटेल प्लान बनाती है, उसे हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। सारे काम किस तरह से करने हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजर बोलते हैं। किसी भी पर्टिकुलर काम को कैसे करना है, रूटीन एक्टिविटी को कैसे करना है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं। डूस एंड डोंट डूट्स किसके अंदर आते हैं? रूल्स के अंदर आते हैं। और एक हमारे पास में बजट होता है, ठीक है, जब हम किसी भी चीज को न्यूमेरिकल टर्म्स में बताते हैं। तो लाइंस कोट करके हमें बताना है। Flipkart is an e-commerce company founded in the year 2007 by Sachin Bansal and Binny Bansal. The company is registered in Singapore but has its headquarters in Bengaluru. ठीक है, Flipkart एक e-commerce company है, इसके headquarters बेंगलुरु के अंदर है। The company seeks to increase traffic, more clicks on their product and boost sales and revenue through integration of mobile apps, display, day per click and search engine optimization (SEO).
तो यहां से यहां तक आप एक लाइन कोट कर लो। लाइन क्या हो गई कि कंपनी का मकसद है कि उसका ट्रैफिक इंक्रीज हो, उसके प्रोडक्ट पर, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स पर ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आए, उसका सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज हो, मोबाइल एप्स, डिस्प्ले या फिर एसईओ, इन सब की हेल्प से। तो ये कंपनी का क्या है, एम है, मकसद है। एम और मकसद को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो पहला ये लाइन कोट कर लिया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। पहले तरह का प्लान, इन ऑर्डर टू डिस्पेल द फियर ऑफ पीपल रिलेटिंग टू ऑनलाइन शॉपिंग, लोगों के दिमाग में ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा डर था। फ्लिपकार्ट वॉज द फर्स्ट कंपनी टू इंप्लीमेंट द पॉपुलर कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी, इसीलिए फ्लिपकार्ट पहली कंपनी बनी जिसने लोगों को कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिया कि आपके घर पर सामान आ जाए, सामान देख लो, उसके बाद में आप पैसे दे देना। तो ये एक और आप हाईलाइट कर लो, इन ऑर्डर टू डिस्पेल, लोगों के मन से वो फियर खत्म हो सके, फ्लिपकार्ट ने ऑप्शन दिया लोगों को कैश ऑन डिलीवरी का। तो ये फ्लिपकार्ट की स्ट्रैटेजी थी, फ्लिपकार्ट ने स्ट्रैटेजी अपनाई ताकि वो मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज कर सके। तो कुछ करने के लिए हम जो इधर उधर की चीजें करते हैं, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी दिमाग में चलती है ना, वो किस में आता है, स्ट्रैटेजी के अंदर आता है। मार्केट में अपने शेयर को इंक्रीज करने के लिए फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी की स्ट्रैटेजी अपनाई। All the products sold by company under a particular category may have different return और replacement period, इसके आगे पॉलिसी भी लिखा हुआ हो सकता था। अब यहाँ पर जितने भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उन सबकी अलग अलग रिटर्न पीरियड है, कोई 7 दिन का रिटर्न है, किसी पर 10 दिन का रिटर्न है, किसी पर रिटर्न ही नहीं है, नॉन रिटर्नेबल है। रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी अलग अलग है। तो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ में कैसे डील करना है, जैसे रिटर्न और रिप्लेसमेंट के साथ में कैसे डील करना है, उसके लिए ये फ्लिपकार्ट की क्या है, पॉलिसी है। अलग अलग रिटर्न और रिप्लेसमेंट पीरियड है, ये क्या है, फ्लिपकार्ट की पॉलिसी है। फ्लिपकार्ट अलाउज मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस है फ्लिपकार्ट के अंदर। हम कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, ई गिफ्ट वाउचर्स या फिर कार्ड स्वाइप कर सकते हैं डिलीवरी पर। इसको आप हाईलाइट कर लो, मतलब इसको आप कोट कर लो। ये क्या है, पेमेंट के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं, तो किसी भी रूटीन काम के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं, कौन सा मेथड बेस्ट है, वो किस में आता है, मेथड के अंदर। तो ये हमारा मेथड हो गया। द कंपनी ऑपरेट्स बोथ वे, कंपनी जो है वो दो तरह से काम करती है। द प्रोडक्ट्स फॉर विच इट होल्ड्स इन्वेंट्री आर डिस्पैच्ड बाय इट डायरेक्टली। फॉर द प्रोडक्ट दे डू नॉट स्टोर इन इन्वेंट्री, दे जस्ट सेंड द ऑर्डर रिसीव्ड बाय देम टू द सप्लायर हु शिप्स इट। इसे भी कोट कर लेते हैं, कंपनी दो तरह से काम करती है। द कंपनी ऑपरेट्स टू वे से लेकर शिप्स इट। देखो इसका मतलब क्या है, कंपनी दो तरह से काम करती है। मान लो कंपनी के पास में ऑर्डर आया, फ्लिपकार्ट के पास में ऑर्डर आया, अगर फ्लिपकार्ट के पास में इन्वेंट्री है, स्टॉक है, तो फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से सामान को डिस्पैच करवा देगा कस्टमर के पास में। अगर फ्लिपकार्ट के पास में इन्वेंट्री नहीं है, स्टोर के अंदर वो चीज नहीं रखी हुई, तो फ्लिपकार्ट ऑर्डर देता है सेलर को, सेलर जो है वो सप्लाई करवाता है फ्लिपकार्ट के पास में पर्टिकुलर चीज, और फिर फ्लिपकार्ट हमें वो प्रोडक्ट भेजता है। तो ये क्या हो गया, प्रोसीजर हो गया। जैसे स्कूल में एडमिशन लेना है तो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोसीजर बोल देते हैं। द कंपनी प्लान्स टू स्पेंड अबाउट 75 करोड़ ऑन ई कॉमर्स। कंपनी का प्लान है कि कंपनी ई कॉमर्स एडवर्टाइजिंग पर 75 करोड़ खर्च करेगी। जब भी हम किसी प्लान को न्यूमेरिकल टर्म्स में बताते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा बजट बोलते हैं। Flipkart reserves the right to terminate your membership or refuse to provide you with access to the website if it is brought to Flipkart's notice or if it is discovered that you are under the age of 18 years. अच्छा, फ्लिपकार्ट के पास में राइट है कि फ्लिपकार्ट हमारी मेंबरशिप को खत्म कर सकता है, हमें अपनी वेबसाइट यूज करने से रोक सकता है अगर फ्लिपकार्ट को पता चल गया कि जो यूजर है उसकी एज 18 ईयर्स से कम है। तो ये क्या है, डूज और डोंट डूज किसके अंदर आते हैं, रूल्स के अंदर आते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से आपको पूरा पढ़ना है, लाइंस कोट करनी है और बताना है कि ये कौन से टाइप का प्लान है। मकसद, ऑब्जेक्टिव, पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ में डील कैसे करना है, पॉलिसी, मार्केट में शेयर को इंक्रीज करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस इस प्रोसीजर, रूटीन काम को किस तरह से करना है, पेमेंट्स किस तरह से करने हैं, मैथड्स, डूज एंड डोंट डूज जो कंपल्सरी फॉलो करने हैं, रूल्स। अगर किसी भी चीज को हम नंबर्स में बताते हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स में बताते हैं, दैट इज बजट। करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रमा स्टेशनरी मार्ट हैज मेड अ डिसीजन टू मेक ऑल द पेमेंट्स बाय ई कॉमर्स ई ट्रांसफर्स ओनली, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान। ये कौन सा प्लान है? तो देखो, रमा स्टेशनरी मार्ट ने डिसीजन लिया है कि अब से सारे पेमेंट्स ई ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉनिकली होंगे। तो ये क्या है इसकी, ये है इसकी पॉलिसी। क्या है? पॉलिसी, कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ में कैसे डील करना है, पेमेंट के साथ में कैसे डील करना है, सिर्फ ई ट्रांसफर्स ही हो सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक दाम, नो बार्गेनिंग, नो क्रेडिट पॉलिसी, वैसे ही इसकी पॉलिसी है कि सारे पेमेंट्स कैसे होंगे, ई ट्रांसफर्स होंगे। नेक्स्ट है, विच स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस हैज बीन परफॉर्म, प्लानिंग के प्रोसेस की बात करी गई है।
प्लानिंग के प्रोसेस में कौन से स्टेप की यहाँ पर बात करी गई है? अ कंपनी वॉन्ट्स टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर फ्रॉम द प्रेजेंट 10% to 25% टू हैव अ डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कंपनी का मकसद है, अभी कंपनी का मार्केट में शेयर है 10%, कंपनी शेयर को इंक्रीज करके 25% करना चाहती है और मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज करना चाहती है, एक बड़ी पोजीशन हासिल करना चाहती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक। Miss Rajni, the sales manager, has been asked to prepare a proposal that will outline the options available for achieving this objective. Miss Rajni जो सेल्स मैनेजर हैं उन्हें बोला गया कि आप बताओ इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 10% से 25% हमें सेल्स करनी है, इससे अचीव करने के लिए हम क्या क्या ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल हैं। अब मिस रजनी की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि हम नए मार्केट में एंटर कर सकते हैं, हम हमारी प्रोडक्ट रेंज को एक्सपेंड कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं, या फिर हम सेल्स प्रमोशनल टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं कस्टमर को रिबेट्स डिस्काउंट्स वगैरह देकर, या फिर एडवर्टीजमेंट पर हमारा बजट इंक्रीज कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च कर सकते हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर पहला स्टेप क्या आता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या आता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स हम नहीं लेंगे क्योंकि ये काम मिस रजनी ने नहीं करा, ये काम किसने करा है? कंपनी ने करा है। हमसे पूछा मिस रजनी ने कौन सा स्टेप परफॉर्म करा, ये नहीं होगा। सेकंड आता है हमारे पास में डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस फ्यूचर से रिलेटेड अजम्पशन सेट करना, ये फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म ही नहीं करा गया। थर्ड आता है लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। क्या आता है? लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स कि जो ऊपर ऑब्जेक्टिव दे रखा है उसे हम कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं, कौन से ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हमारे पास में है, ये काम रजनी ने परफॉर्म करा है। तो कौन सा स्टेप परफॉर्म करा है? हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि वो जो ऑब्जेक्टिव है ना कि हमें सेल्स को इंक्रीज करना है 10% से 25% तक, उस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन बोल दो, लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन बोल दो, कुछ भी बोल दो कि ये सारे तरीके हैं, ऐसे हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लानिंग प्रोसेस के थर्ड स्टेप को रजनी ने परफॉर्म करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेट एनी 3 डायमेंशंस, नेम द टाइप ऑफ प्लान इज हाईलाइटेड। यहाँ पर कौन से प्लान की बात करी गई है? ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, बजट वगैरह, और जिस भी प्लान की बात करी गई है उसके हमें डायमेंशंस भी बताने हैं। In an attempt to cope with Reliance Jio onslaught in 2018, market leader Bharti Airtel has refreshed its 149 prepaid plan to offer 2 GB of 3G 4G data per day, twice the amount it offered अर्लियर। अच्छा देखो, रिलायंस जियो के साथ में कॉम्पीट करने के चक्कर में 2018 के अंदर एयरटेल ने अपना एक प्लान चेंज कर दिया। पहले एयरटेल 149 रुपीज़ के अंदर 2 GB डाटा दे रहा था, 3G 4G डाटा दे रहा था डेली। एयरटेल ने इस चीज़ को ट्वाइस कर दिया, डबल कर दिया कि अब हम आपको सेम प्राइस के अंदर ज़्यादा डाटा ऑफर करेंगे, ज़्यादा अच्छी स्पीड ऑफर करेंगे। ऐसा एयरटेल ने क्यों करा? रिलायंस के साथ में कॉम्पीट करने के चक्कर में। तो ये किस तरह का प्लान है? देखो, जब हम मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज करना चाहते हैं उसके लिए हम कुछ ना कुछ पैतरे अपनाते हैं ना, उसे हम लोग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ये एयरटेल की स्ट्रैटेजी रही ताकि वो रिलायंस के साथ में क्या कर सके? कोप कर सके, कॉम्पीट कर सके। अब इस स्ट्रैटेजी, इस प्लान के 3 डायमेंशंस बताओ। तो अगर आपने एनसीईआरटी रीड करी है तो आपको पता होगा स्ट्रैटेजी के अंदर 3 डायमेंशंस आते हैं। स्ट्रैटेजी के 3 डायमेंशंस है। पहला, स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करते हैं। स्ट्रैटेजी के अंदर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स लेंगे, और इसी में हम देखते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कि हम हमारे रिसोर्सेज को कहाँ खर्च करेंगे ताकि हम हमारा ऑब्जेक्टिव हासिल कर सके। तो स्ट्रैटेजी के 3 डायमेंशंस हो गए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना कि हम इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे। कैसे अचीव करेंगे? ट्वाइस कर देते हैं, पहले जितना दे रहे थे अब उससे ज्यादा डेटा देंगे, और हम हमारे रिसोर्सेज को कहाँ पर खर्च करेंगे? उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो ये याद करने वाली चीज थी, ये आपके समझने वाली चीज थी कि जब हम मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते हैं, दैट इज स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। यहाँ पर प्लानिंग के फीचर्स हाईलाइट करे गए हैं, वो बताने हैं हमें। एन ऑटो कंपनी सी लिमिटेड इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन फ्रॉम अदर न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इन द मार्केट। एक ऑटो कंपनी है सी लिमिटेड, इसका धीरे धीरे मार्केट के अंदर शेयर डिक्रीज होता जा रहा है
क्योंकि मार्केट में इसके क्या आ चुके हैं, कंपटीशन आ चुका है, कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं और भी नए कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, तो सी लिमिटेड का शेयर गिरता जा रहा है। इट्स कॉम्पिटिटर्स आर इंट्रोड्यूसिंग लोअर्ड प्राइस मॉडल्स फॉर मास कंज्यूमर्स हु आर प्राइस सेंसिटिव। इसके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, प्राइजेस को गिरा रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि कस्टमर क्या होता है, प्राइस सेंसिटिव होता है, वो प्राइस सस्ती देखकर उस बिजनेस के टूवर्ड्स चले जाता है। C Limited realized that it needs to take steps immediately to improve its market standing in future. C Limited को लगता है कि यार मुझे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि फ्यूचर में, अब ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो, फ्यूचर के अंदर मैं मेरे मार्केट पोजीशन को इंप्रूव कर सकूं, मार्केट स्टैंडिंग को इंप्रूव कर सकूं। फॉर क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर्स C Limited प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू मॉडल्स विद एडेड फीचर्स एंड न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। जो क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर्स हैं उनके लिए C Limited नया मॉडल लेकर आता है कि उन्हें जो है नई एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट देगा, उस प्रोडक्ट के अंदर एडेड फीचर्स होंगे, एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे, जो क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर्स हैं उनके लिए। द कंपनी हैज फॉर्म्ड अ टीम विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस सी लिमिटेड ने एक टीम बनाई है जिसमें हर मैनेजमेंट के हर लेवल, टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स, सबसे कुछ ना कुछ लोग हैं, ठीक है, सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के यहाँ पर कुछ ना कुछ लोग हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। दिस टीम विल ब्रेनस्टॉर्म एंड विल डिटरमाइन द स्टेप्स दैट विल बी अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंप्लीमेंटिंग द अबव स्ट्रैटेजी। इस टीम का काम क्या है, ये टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगी, मतलब बहुत ज्यादा मेंटल काम करेगी, इंटेलेक्चुअल काम करेगी, दिमाग लगाएगी कि यार हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं हमारी पोजिशन को, ऑर्गेनाइजेशन की पोजिशन को इंक्रीज करने के लिए। तो हमें बताना है यहाँ पर मैनेजमेंट के कौन कौन से, प्लानिंग के कौन कौन से फीचर्स की बात करी गई है। देखो पीछे हम लोगों ने देखा था सी लिमिटेड तो कर ही रहा है प्लानिंग, साथ साथ में उसके कॉम्पिटिटर्स भी प्लानिंग कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स ने प्राइजेस गिरा दी हैं ताकि वो मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज कर सकें। तो प्लानिंग हर कोई करता है, तो पहला हो गया प्लानिंग जो है वो क्या है, प्लानिंग हर कोई कर रहा है, सी लिमिटेड और कॉम्पिटिटर्स भी। प्लानिंग हर जगह देखने को मिलती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती है, तो प्लानिंग क्या है, परवेसिव है। फिर सी लिमिटेड चाहती है कि मार्केट में उसका शेयर इंक्रीज हो जाए फ्यूचर के अंदर, तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड करी जाती है। तो नेक्स्ट हो गया हमारे पास में प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड करी जाती है। और सी लिमिटेड ने एक टीम भी अपॉइंट करी है जिसमें मैनेजमेंट के हर लेवल से कुछ लोग हैं, ये लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज करने के लिए, नेसेसरी स्टेप्स लेने के लिए। तो प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। थर्ड क्या हो गया, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज या फिर प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। और यहाँ पर डिसीजंस भी लिए जाएंगे, तो आप ये भी लिख सकते हो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने का है। समझ में आया? तो बच्चों इसी के साथ में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट और चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग की सारी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज कर ली। आई होप आप लोग साथ साथ में पढ़ते जा रहे हो, आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है, लग रहा है यार मैम अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगा रही है। तो प्लीज कमेंट्स करके बताना कि कैसा लग रहा है, लाइक करना, अपने जूनियर्स के साथ में इस चैनल के बारे में शेयर करना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर्स की हम लोग केस स्टडीज करेंगे। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।